हाँ तो बच्चों, आज हम अपने अगले टॉपिक पर आते हैं, जो है अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गाउस के नियम के अनुप्रयोगों में। अपने जो राजस्थान बोर्ड की किताब है, इस किताब में ये दूसरा टॉपिक है, गाउस के नियम के अनुप्रयोग का अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना एक समान रूप से विस्तृत होती है, एक समान रूप से फैली होती है। तो उस अचालक परत के कारण मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना चाहूँ तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहूँगा। यहाँ मैं ये मान लेता हूँ कि यह अपने पास कोई एक अचालक पट्टिका है या अचालक परत है, ये इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो जब इस परत को आवेश दिया जाएगा, आवेश देने पर आवेश क्या होगा, इसके समस्त सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगा। ये परत है, परत को आवेश दिया गया तो आवेश क्या होगा, इस सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगा। इस परत की प्रत्येक बिंदु पर, सतह के प्रत्येक बिंदु पर एक समान रूप से फैल जाएगा। तो इस परत के कारण जो विद्युत क्षेत्र याद करना वो कैसे होगा, देखो ऐसे। अब मान लो ये परत ले ली, तो इस परत के कारण इधर भी विद्युत क्षेत्र आएगा इस दिशा में, और इस परत के कारण इस दिशा में भी विद्युत क्षेत्र आएगा, दोनों दिशाओं में आएगा। तो हम क्या करते हैं, इस परत के कारण एक बेलनाकार भाग की कल्पना कर लेते हैं। परत के कारण क्या करते हैं बेटा, एक बेलनाकार भाग की कल्पना कर लेते हैं, जिससे क्या है कि अपन को अल्पांश लेने पड़ेंगे हमने यहाँ पे, तो अल्पांश आसानी से हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये बेलनाकार भाग ले लिया है, तो इस बेलनाकार भाग की कल्पना की। अब बेलनाकार भाग पर देखो, वही 3 अल्पांश हो गए। बेलनाकार भाग पर कितने अल्पांश हो चुके हैं, 3 अल्पांश। कौन कौन से हो गया, एक भाग ये रहा, जिसका ये वाला भाग है, इसका क्षेत्रफल इधर है बाहर की तरफ, और यहां जो ये वाला भाग है परत का, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या आएगी, बाहर की तरफ। यानी कि इस वाले भाग में यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल की दिशा कैसी हो जाएगी, एक समान। उसी प्रकार से इस वाले भाग पर, जो ये वाला भाग है, इस वाले भाग में क्षेत्रफल यहां है, और इस पूरी परत के कारण जो विद्युत क्षेत्र बन रहा है वो भी कहां है, इस दिशा में हो गया। तो ये जो भाग बनेगा वृत्ताकार भाग, इसका क्षेत्रफल और परत के इस वाले भाग के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा समान रहेगी। यहां जो ये भाग बन रहा है वृत्ताकार भाग, इस भाग की और इस परत के भाग के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा भी समान रहेगी। और तीसरा भाग कौन सा बन रहा है, जो बेलनाकार अपन ने अल्पांश लिया है, बेलनाकार भाग लेके चलेंगे उसका, ये जो बीच वाला भाग है बेलनाकार भाग, इसका क्षेत्रफल कहां है, ऐसे इधर ले लें, और परत का विद्युत क्षेत्र कहां है, ऐसे, इस प्रकार से। तो यहां इस बीच वाले भाग पर या बेलनाकार भाग पर विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल की दिशा कैसी रहेगी, एक दूसरे के लंबवत। तो इसको यहां गणना करनी है, तो किस प्रकार से करें। अब तो सबसे पहले मैं एक परत की कल्पना करके चल रहा हूं, अपरिमित परत लेके चल रहे हैं। अपरिमित के लिए यहां बना सकते हैं डॉट 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 लगा दें, क्योंकि अपने पास परत का आकार निर्धारित नहीं है। ये एक समरूप अपरिमित आवेश चालक पट्टिका ले ली या परत ले ली, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ये संपूर्ण एक परत मान के चले, इस परत को आवेश दिया गया, तो आवेश क्या हो जाएगा, इसकी सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगा। आवेश क्या हो जाएगा बेटा, सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगा। तो ये आवेश इसकी सतह पर एक समान रूप से फैल चुका है, आवेश एक समान रूप से फैल गया। अब फिर से बता रहा हूं, तो इस परत के कारण इस प्रकार से अपन इसमें से एक मध्य भाग में से बेलनाकार भाग की कल्पना करेंगे। किसकी कल्पना करेंगे, बेलनाकार भाग की। तो परत के मध्य से गुजरने वाले एक बेलनाकार भाग की कल्पना की मैं यहां से इनको साफ कर देता हूं थोड़ा सा। ये पूरा एक मैं बेलनाकार भाग लेके चल रहा हूं। अब यहां ये जो भाग आएगा, ये बीच में से किस प्रकार से रहेगा, परपेंडिकुलर है ये भाग। अभी जैसे बताया आपको, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, तो अंदर नहीं आएगा। तो यहां इस दूसरे भाग को यहां ऐसे नोट कर सकते हैं।
ये इसका मध्य पॉइंट है। यहां से इस वाले भाग के कॉर्नर या सिरे का जो दूरी है, सिरे की दूरी वो r है, और इस सिरे की दूरी भी कितनी है, r है, दोनों सिरों की दूरी। करना क्या है, अपन ने एक समरूप आवेशित अचालक परत ली, परत को आवेश दिया, परत ली, परत को क्या दिया, आवेश। तो दिए जाने वाला आवेश परत पर एक समान रूप से फैल जाता है, दिए जाने वाला आवेश परत पर क्या हो जाता है, एक समान रूप से फैल जाता है। अब परत पर एक समान रूप से फैल गया तो परत के दोनों ओर, जिसके कारण परत के दोनों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इस विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए एक बेलनाकार भाग की कल्पना करते हैं। कौन से भाग की कल्पना करते हैं बेटा, बेलनाकार भाग की। और बेलनाकार भाग में 3 क्षेत्रफल हो रहे हैं देखो बेटा, एक क्षेत्रफल हो गया यहां, एक क्षेत्रफल हो गया यहां 2, और एक क्षेत्रफल हो गया यहां, ये तीसरा, इसको ऊपर तरफ लगा देता हूं। तो 3 अल्पांश ले लेते हैं। इस अल्पांश को तो क्या कह दिया अपन ने, S1, इस अल्पांश को क्या कह देते हैं, S2, और इस अल्पांश को क्या कह देते हैं, S3। 3 अल्पांश ले लिए, एक अल्पांश S1, दूसरा अल्पांश S2, और तीसरा अल्पांश क्या ले लिया, S3। अब तीनों के कारण अलग अलग विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, और उसका योगफल कर देंगे, और उस प्रकार से अपना परिणामी मान प्राप्त हो जाएगा। वो एक सीधा सा तरीका अपने पास, गाउस का नियम लगाना है। जैसा कि कल मैंने आपको बताया अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना, उसमें भी वही लॉजिक, वही थॉट्स काम में लिए। और यहां पर मैं बता रहा हूं अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना, यहां पर भी वही मेथड, वही थॉट्स काम में लिए जाएंगे। और इसके आगे एक टॉपिक और आएगा, चालक पट्टिका के कारण, चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना, उसमें भी यही थॉट्स काम में लिए जाएंगे। यही एक मेथड रहेगा, यही एक लॉजिक रहेगा। तो अब हमें यहां करना क्या है, मान लो भाषा लिखनी पड़े तो क्या लिख देंगे, चित्र में दर्शाए अनुसार एक, या चित्र में एक समरूप आवेशित अचालक परत को प्रदर्शित किया गया है। जैसे लिखते हैं, चित्र में एक अचालक परत को प्रदर्शित किया गया है जिसे Q आवेश दिया जाता है। कितना आवेश दिया जाता है, Q आवेश दिया जाता है। तो आवेश देने के कारण परत के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। आवेश देंगे, आवेश देने के कारण परत के चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसका मान ज्ञात करने के लिए एक बेलनाकार सतह की कल्पना करते हैं, या बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिस पर 3 बंद लूप या 3 अल्पांश S1, S2 और S3 उपस्थित हों। तो वही गाउस के नियम के अनुप्रयोग में कर रहे हैं। तो सबसे पहले गाउस का नियम लगाना पड़ेगा। तो क्या लिख देता हूं, गाउस के नियम अनुसार, या गाउस के नियम से, गाउस के नियम से या गाउस के नियम के अनुसार क्या होता है बेटा, अपने पास उत्पन्न विद्युत फ्लक्स का मान Q/F7 0, और इसको कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1। गाउस के नियम लगाया। गाउस का नियम क्या होता है, उत्पन्न विद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर। कुल आवेश कितना दिया जा रहा है, यहां पर Q, कुल आवेश कितना दिया जा रहा है, Q। तो हमने उपस्थित पृष्ठ में कुल आवेश लिख दिया Q, और निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है, F7 0। तो यह हो गया अपने पास उत्पन्न कुल विद्युत फ्लक्स का मान। अब देखो यहां 3 बंद पृष्ठ और लेके चले बेलनाकार भाग पे, S1, S2 और S3। तीनों के क्षेत्रफल की दिशा अलग है, इस प्रकार से लेके चले। तो ये जो S1 क्षेत्रफल बन रहा है, इसका क्षेत्रफल कहां है, इधर, इस दिशा में। तो यहां पर जो इस अल्पांश का, S1 अल्पांश का क्षेत्रफल है ds, उसकी दिशा तो यहां हो गई। दूसरा S2 का क्षेत्रफल, उसकी दिशा कहां हो गई, ऊपर की तरफ। तो इसका जो अल्पांश क्षेत्रफल है ds, उसकी दिशा कहां हो जाएगी, यहां। और तीसरा आ रहा है S3, इसके अल्पांश की दिशा कहां हो जाएगी, क्षेत्रफल की दिशा यहां। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा निकाले। जैसे आपको फिर से परत काम में लेता हूं, ये मैं परत काम में लेके चला, और परत के कारण यहां देखो, परत के कारण जो विद्युत क्षेत्र बनेगा, या तो वो इस दिशा में आएगा, इस वाले भाग की बात करके चलूं तो इस वाले भाग के कारण तो इधर आ जाएगा, और इस वाले भाग की बात करके चलूं तो इसके कारण इधर आ जाएगा, इस दिशा में। तो विद्युत क्षेत्र 2 दिशाओं में रहेगा बेलनाकार भाग के अनुसार, एक तो इस दिशा में रहेगा और एक इस दिशा में रहेगा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां हो गई, यहां अगर मैं विद्युत क्षेत्र की दिशा को डिनोट करना चाहूं तो यहां विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां हो जाएगी, इस दिशा में। हाँ, इस अल्पांश S2 को यहां पर भी प्रदर्शित कर सकते हैं,
कोई आपत्ति नहीं है। दूसरा, इस जगह पर अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा लिखें तो समान दिशा में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि परत के कारण जैसे मैं इस S1 को लेकर चल रहा हूं तो S1 भी क्षेत्रफल इधर है और इस बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल भी इधर है। दोनों कैसे हैं? समदिश हैं। तीसरे वाले भाग पर बात करके चल रहा हूं S3 पर, तो यहां विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे आएगी? ऐसे 3। क्यों? क्योंकि ये परत का इधर है तो परत के कारण विद्युत क्षेत्र भी इधर हो गया और इस अल्पांश का क्षेत्रफल भी इधर ही हो गया। तो इस प्रकार से दिशा का निर्धारण कर लिया। अब अपने को इसमें बड़ा आसान सा काम है। S1, S2 और S3 के कारण जो फ्लक्स का मान प्राप्त हो रहा है, प्रत्येक का मान अलग अलग लो और परिणामी फ्लक्स का मान ज्ञात करो। तो परिणामी फ्लक्स का मान निकालें तो यहां लिखना पड़ेगा, वो भाषा तो वही कल वाली है कि लूप S1, S2 और S3 के कारण उत्पन्न विद्युत फ्लक्स अलग अलग प्राप्त होता है। लूप कौन कौन सा है बेटा? S1, S2 और S3 के कारण, S1, S2 और S3 के कारण उत्पन्न विद्युत फ्लक्स, अलग अलग होता है या अलग अलग प्राप्त होता है, जिनके परिणामी का मान अध्यारोपण के सिद्धांत से। आपको कई बार बता रखा है कि जब कोई भी भौतिक राशि अलग अलग रूपों में प्राप्त हो, अलग अलग मान उसके प्राप्त हो, तो परिणामी का मान हमेशा अध्यारोपण से ज्ञात किया जाता है। लिख दिया। लूप S1, S2, S3 के कारण विद्युत फ्लक्स कैसा आ रहा है? अलग अलग आ रहा है। तो इनका परिणामी कैसा आएगा? अध्यारोपण के सिद्धांत से तीनों मानों के योगफल के बराबर प्राप्त होता है। तब इनके परिणामी का मान कौन सा सिद्धांत लगेंगे बेटा? अध्यारोपण से मान निकालेंगे। अब देखो परिणामी का मान क्या आ गया अपने पास? कुल फ्लक्स का मान अल्पांशों के अनुसार। तो पहले तो अपन ने बंद पृष्ठ ले लिया कौन से का? S1 का, और S1 पे क्या हो गया? E डॉट ds। S1 पृष्ठ का विद्युत क्षेत्र और S1 पृष्ठ के क्षेत्रफल के आदर्श गुणनफल के बराबर। दूसरा ले लिया अपन ने किसका बेटा? S2 का E डॉट ds, S2 का विद्युत क्षेत्र और S2 का क्षेत्रफल। और तीसरा ले लिया किसका अपन ने? S3 का E डॉट ds। S3 का विद्युत क्षेत्र और S3 का क्या काम में लिया जाएगा? क्षेत्रफल। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहां बेटा एक सोचने वाला पॉइंट है। पहला जो मैं काम में लेके चल रहा हूं Q/F70 उत्पन्न फ्लक्स का मान, ये किस नियम से आ रहा है? गाउस के नियम के अनुसार। किस नियम से आ रहा है? गाउस के नियम से। और दूसरा जो मान आ रहा है वो भी इस परत का ही आ रहा है, अल्पांशों के अनुसार। वास्तविकता क्या है? ये जो मान आ रहा है ये तो किसके लिए अनुसार है? गाउस के नियम के अनुसार। लेकिन है किसका ये? जो ये अचालक परत दे रखी है, अचालक परत का फ्लक्स। और ये किसके अनुसार आ रहा है? अल्पांशों के कारण। लेकिन ये है किसका? ये भी अचालक परत का ही फ्लक्स होता है। समीकरण 1 में भी अचालक परत का फ्लक्स है और समीकरण 2 में भी अचालक परत का ही फ्लक्स है। तो दोनों फ्लक्स एक दूसरे के कैसे आने चाहिए? समान। दोनों फ्लक्स एक दूसरे के कैसे होने चाहिए? समान। और समान होने चाहिए तो अपन लिख देते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण किस किस से बेटा? 1 व 2 से। 1 और 2 से अब क्या मान आ गया देखो अपने पास। सबसे पहले S1 लूप का E डॉट ds प्लस S2 लूप का E डॉट ds प्लस S3 लूप का E डॉट ds, तीनों लूपों का। तो ये तो आ गया लूपों के अनुसार कुल फ्लक्स का मान, और इसका कुल मान किसके बराबर आ जाना चाहिए? Q/F70। किसके बराबर आ जाना चाहिए? Q/F70 के। अब क्या करें देखो बेटा, हम बार बार आपको बता के चल रहे हैं, कल भी बताया आगे भी आएगा। जब दो डॉट प्रोडक्ट हो जाते हैं या कोई भी डॉट प्रोडक्ट हो जाता है तो अपन क्या करेंगे? केवल डॉट प्रोडक्ट खोल सकते हैं। और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? वेक्टर A डॉट वेक्टर B अगर लेके चलें तो क्या मान आएगा? A का परिमाण, B का परिमाण और दोनों के मध्य बनने वाले कोण की कोज्या। दो सदिशों के अदिश गुणनफल का मान क्या होता है? पहले सदिश का परिमाण, दूसरे सदिश का परिमाण और दोनों सदिशों के मध्य बनने वाले कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर। तो वेक्टर A और वेक्टर B लेके चलूं तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्या हो जाएगा? AB cos थीटा।
अब यहाँ एक ही जगह पर तो क्या है, E, जो अपन विद्युत क्षेत्र ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, वह हो गया, और क्षेत्रफल की जगह पे क्या है, ds, क्षेत्रफल की जगह पे क्या है बेटा, ds। तो यहां इसको ओपन कर दे अपन डॉट प्रोडक्ट के अनुसार, तो क्या आ जाएगा, देखो पहले लूप पर S1 पर E ds cos थीटा, दूसरे लूप का क्या हो गया, S2 का E ds cos थीटा, तीसरे लूप S3 का क्या हो गया, E ds cos थीटा, और लास्ट में क्या हो जाएगा, ये Q बटे F7 0। अब देखो हमारा जो मान आएगा, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल का मान तो निर्धारित कर दिया जाएगा, परिवर्तित किसका मान होगा, कोण का मान, तीनों लूपों के अनुसार। S1 लूप पर दोनों विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल कैसे हैं, समदेश। S2 लूप पर विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल कैसे हैं, लंबवत, और S3 लूप पर विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल कैसे आ रहे हैं, समदेश। तो इनके अनुसार मान परिवर्तित होगा। तो तीनों को थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं। लूप S1 पर, लूप किस पर बेटा, S1 पर क्या क्या चीज, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल कैसे हैं बेटा, समदिश हैं। लूप S1 पर विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल कैसे हैं, समदिश हैं। और अगर ये समदिश हो गए तब थीटा का मान या कोण का मान कितना डिग्री प्राप्त हो जाता है, 0 डिग्री। ऐसे ले लेता हूं दूसरा लूप, दूसरा लूप कौन सा बन रहा है, लूप S2 पर विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल कैसे बांटा, यहां पे देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये रहेगी और क्षेत्रफल की दिशा ऊपर रहेगी, तो ये दोनों कैसे हो गए, लंबवत। कैसे हो गए बेटा, लंबवत। तो ये लंबवत हैं, तब थीटा का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तीसरे पे ले लेता हूं लूप S3 पर विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल कैसे हैं बेटा, फिर से समदिश हैं, तब थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। कोण का मान 0 डिग्री हो गया। अब देखो यहां पर क्या हो गया, तीनों कोणों को निर्धारित कर दिया। लूप S1 पर तो 0 डिग्री आ रहा है दोनों के मध्य का कोण, लूप S2 पर लंबवत है तो 90 डिग्री आ रहा है, और लूप S3 पर दोनों समदिश हैं तो फिर से 0 डिग्री आ रहा है। तीनों कोणों के मान लिख देते हैं, तो क्या आ जाएगा बेटा, देखो लूप S1 पे क्या हो गया, E ds cos 0 प्लस लूप S2 पर क्या हो गया, E ds cos 90 प्लस लूप S3 पर क्या हो गया, E ds cos 0 और इक्वल टू क्या हो गया, Q बटे F7 0। अब देखो बेटा cos 0 का जो मान होता है, cos 0 का मान क्या आता है, 1, और cos 90 का मान कितना होता है, 0, और वापस से cos 0 का मान क्या हो जाएगा, 1। तो cos 0 के स्थान पर तो क्या लिख दिया जाएगा, 1, और cos 90 के स्थान पर क्या लिख दिया जाएगा, 0। तो ये जब 1 लिखेंगे तो यहां से cos 0 हट जाएगा, यहां जब 0 लिखेंगे तो 0 का गुणा होते ही पूरा पद क्या हो जाएगा, ये 0, ये पूरा पद क्या बन जाएगा, 0, और इधर cos 0 की जगह क्या लिख दिया जाएगा, 1। तो अब देखो क्या हो जाएगा, S1 लूप चल रहा है अपना, E ds प्लस 0, क्योंकि ये वाला पद क्या हो चुका है, 0, और प्लस में क्या हो गया वापस से S3 लूप का E ds, और बराबर क्या आ गया बेटा, Q बटे F7 0। अब देखो यहां मैं आपको बता के चला था परत के कारण, क्या बता के चला कि परत के कारण जो मान लेके चले बेलनाकार भाग, इसमें ये बेलनाकार भाग लिया, इस बेलनाकार भाग में क्षेत्रफल क्या आ रहा है, पाई आर स्क्वायर बराबर रहेगा, एक समान रहेगा। उसी प्रकार से ये बेलनाकार भाग लिया, इसका क्षेत्रफल भी क्या रहेगा, वही एक समान पाई आर स्क्वायर। तो दोनों का क्षेत्रफल कैसा रहना है, एक समान। तो यानी कि जो ईडीएस S1 का आ रहा है और ईडीएस S3 का आ रहा है, दोनों का मान क्या आएगा, एक समान। और इस मान को अपन क्या मान लेते हैं, ES। क्या मान लेते हैं, ES। तो चूंकि क्या हो गया अपने पास, S1 लूप का EDS बराबर किसके बराबर हो जाएगा, S3 लूप के EDS के, और इसको क्या मान लेते हैं, ES, क्योंकि E तो अचर राशि से बाहर आ जाएगी, और DS का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ओ सॉरी समाकलन क्या हो जाएगा, S। DS का समाकलन क्या हो जाएगा, S। तो अब यहां पे क्या हो गया, देखो बेटा
ES और प्लस में क्या आ गया ES, बीच वाला पद तो हट चुका है भाई। EDS S1 वाले लूप की जगह पे ES लिख दिया गया, EDS S3 लूप वाले की जगह क्या भी लिख दिया गया ES, बीच वाला पद 0 है ही तो ES प्लस ES और बराबर क्या आ गया बेटा Q बटे F7 0। तो ये क्या हो गया देखो 2ES बराबर Q बटे F7 0। 2ES बराबर क्या आ गया Q बटे F7 0। मुझे किसका मान निकालना है E का मान निकालना है। किसका मान निकालना है E का। तो मैं लिख देता हूं E बराबर क्या आ गया देखो Q तो अपने पास है ही बटे 2S का पक्षांतर कर देंगे क्या हो जाएगा 2S F7 0। तो बटे में क्या आ जाएगा 2S F7 0। क्षेत्रीय आवेश घनत्व लगाओ, कौन सा लगाओ बेटा क्षेत्रीय आवेश घनत्व से। तो यहां लिख देता हूं क्षेत्रीय आवेश घनत्व से, क्षेत्रीय आवेश घनत्व से सिग्मा बराबर क्या होता है बेटा Q बटे S। सिग्मा का मान क्या होता है Q बटे S, आवेश बटे क्षेत्रफल। जब आवेश का वितरण क्षेत्रफल के अनुसार किया जाता है तो उसे क्षेत्रीय आवेश वितरण कहते हैं। और क्षेत्रीय आवेश वितरण के संगत क्या आता है क्षेत्रीय आवेश घनत्व। क्षेत्रीय आवेश वितरण के संगत क्या आता है क्षेत्रीय आवेश घनत्व। और क्षेत्रीय आवेश घनत्व क्या होता है आवेश बटे क्षेत्रफल। क्षेत्रीय आवेश घनत्व क्या होता है आवेश बटे क्षेत्रफल। तो आवेश की जगह पे Q लिख दिया और क्षेत्रफल की जगह पे क्या लिख दिया S। ये किसका मान आ गया सिग्मा का। अब देखो Q की जगह पे Q और S यहां पे लिखा हुआ है तो Q बटे S की जगह पे क्या लिख दिया जाएगा सिग्मा। तो यहां से E का मान क्या प्राप्त हो गया सिग्मा बटे 2F7 0। भाई Q बटे S की जगह पे क्या आ गया सिग्मा आ गया और बटे में क्या आ गया 2F7 0। और यह क्या होता है अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। इसको यदि सदिश रूप में लिखूं, मैं इधर लिख देता हूं कॉर्नर में सदिश रूप में। तो सदिश रूप में क्या हो जाएगा सदिश रूप में कुछ नहीं रहेगा बेटा, मैं आपको बार बार बता चुका हूं। इधर तो जो LHS पार्ट है इसमें तो वेक्टर का चिन्ह लग जाता है, भौतिक राशि के ऊपर सदिश का चिन्ह लग जाता है। और RHS पार्ट में इकाई सदिश का क्या हो जाता है गुणा। तो यहां इकाई सदिश का गुणा कर दें तो क्या हो गया सिग्मा बटे 2F7 और n कैप। ये कौन से रूप में आ जाता है सदिश रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। कौन से रूप में आता है बेटा सदिश रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। अब फिर से इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं यहां एक अचालक परत लेके चल रहा हूं। क्या काम में लेके चल रहा हूं अचालक परत। तो ये मैंने एक अचालक परत ली, इसको मैं अचालक परत पट्टिका मान के चल रहा हूं। अब जब मैं इस पट्टिका को आवेश दूंगा तो आवेश इस पट्टिका की समस्त सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगा। तो पट्टिका पर जब आवेश एक समान रूप से फैल गया तो इस पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। तो विद्युत क्षेत्र कैसे आएगा, ये पट्टिका मान ली, इसके कारण इधर भी आएगा विद्युत क्षेत्र इधर भी बन जाएगा और इसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर भी बन जाएगा। तो दोनों तरफ मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं बेलनाकार भाग की कल्पना करते हैं। कौन से भाग की कल्पना करते हैं बेटा बेलनाकार भाग की। बेलनाकार भाग की अपन ने कल्पना की और बेलनाकार भाग में से जो बेलनाकार भाग अपन ने लिया उस बेलनाकार भाग में 3 बंद पृष्ठ ले लेंगे S1 S2 और S3। कौन कौन से बंद पृष्ठ ले लेंगे S1 S2 और S3। अब देखो S1 ये रहा तो इसका क्षेत्रफल कहां खोल रहा है इधर और इस वाली परत के भाग के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां आ रही है इधर। तो दोनों क्षेत्रफलों की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी हो गई एक समान। क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी हो जाती है एक समान होने के कारण दोनों का मान जब एक समान हो गया तो एक समान होने के कारण यहां जो बीच का कोण है वो कितना आ जाएगा 0 डिग्री। ऐसे इसी इधर क्षेत्रफल भी इधर है और इस वाले भाग के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर है। तो दोनों के कारण प्राप्त मान भी कहां आएगा एक समान दिशा में आ जाएगा और एक समान दिशा में आ गया तो दूसरे तीसरे लूप पर भी जो जीरा वो कोण आ रहा है दोनों के मध्य का वो 0 कोण हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। और बीच वाले भाग पर यहां जो विद्युत क्षेत्र तो देखो बेटा या तो ऐसे आएगा या ऐसे आएगा यानी कि इस प्रकार से रहेगा इस परत पर। और बीच वाले भाग का क्षेत्रफल कैसे हो जाएगा ऐसे और विद्युत क्षेत्र कैसे था ऐसे। तो कितने डिग्री का कोण बन गया दोनों के बीच में 90 डिग्री का 90 डिग्री का। और 90 डिग्री का कोण होता है लूप S2 जो अपन लेके चल रहे हैं उस पर। करना क्या है इस प्रकार के डेरिवेशन को कल भी मैंने पुराने वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया। अनंत रेखीय आवेश के कारण वही थॉट्स वही लॉजिक यहां पे लगा हुआ है।
सबसे पहले गाउस का नियम लगाना है, क्योंकि गाउस के नियम के अनुप्रयोग को पढ़ रहे हैं। तो गाउस का नियम लगा दिया जो भी होता है। और गाउस का नियम क्या होता है? बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात। बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात पृष्ठ पे संबंधित फ्लक्स के बराबर होता है। गाउस का नियम लगाया, जितने भी बंद पृष्ठ लेते हैं सभी पृष्ठों से संबंधित कुल फ्लक्स को लिख दो। कितना आता है? यहां 3 बंद लूप लेके चल रहा हूं, S1 S2 और S3। तीनों बंद लूपों का कुल फ्लक्स लिया और कुल का परिणामी फ्लक्स निकाल दिया। दोनों फ्लक्स एक दूसरे के बराबर आने चाहिए, दोनों का मान अपन ने क्या कर दिया? बराबर। अगले स्टेप में क्या कर देते हैं? डॉट प्रोडक्ट खोल सकते थे, तो अपन ने क्या कर दिया? डॉट प्रोडक्ट को खोल दिया। डॉट प्रोडक्ट खोलते ही यहां जो कोण बन रहा है, तीनों के कोण का अलग अलग मान निर्धारित कर लिया कि मान कितना कितना आ रहा है। अलग अलग निर्धारित कर दिया, मान कितना कितना आ रहा है। तीनों के मान को लिख दिया। एक में cos 0 आ रहा है पहले लूप पर, दूसरे लूप पर 90 डिग्री आ रहा है और तीसरे लूप में 0 डिग्री आ रहा है। cos 0 का मान 1 होता है, cos 90 का मान 0 होता है। तो 90 वाले में 0 कर दिया, तो यहाँ पे S1 और S3 रह गया। S1 और S3 का क्षेत्रफल समान है, विद्युत क्षेत्र समान है, तो दोनों को मैं क्या मान लेता हूं? ES। तो अपन ने ES प्लस ES, तो क्या आ गया? 2ES। मुझे किसका मान निकालना था? E का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो E का मान निकाल दिया, तो E का मान क्या आ गया? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। सदिश रूप में लिखना चाहें तो आपको बता रखा है, भौतिक राशि के ऊपर जब अपन सदिश रूप में लिखना चाहेंगे तो LHS पार्ट में भौतिक राशि के ऊपर सदिश का चिन्ह लगाओ और RHS में अपन इकाई सदिश का गुणा कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये डेरिवेशन पूरा हो जाता है। ठीक है, इस क्लास के लिए इतना ही काफी है। अगली क्लास या एक एक टॉपिक के एक एक क्लास बना देते हैं, अगली क्लास डालेंगे तब बताएं।